उसने 1 साल पहले ही सनवुड सिटी छोड़ दिया था और स्काई मून देश के 4 संप्रदायों में से एक, स्कर्टिंग सूर्य संप्रदाय में शामिल हो गया था। अगर वह अपने भाई का बदला लेना चाहता है, तो मुझे डर है कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। दक्ष ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया और खुशबू के साथ चला गया। हफ, क्या अंश को हराने के बाद उसका आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ गया है? मोहित ने व्यंग्य किया। दक्ष ने खुशबू के साथ मार्शल अभ्यास क्षेत्र छोड़ दिया। खुशबू, मैं अब तुम्हारी मार्शल सोल को जागृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा, दक्ष ने कहा। ठीक है, खुशबू ने घबराहट से सिर हिलाया। भाई दक्ष, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह की मार्शल सोल को जागृत करूंगी? उसने पूछा। हाँ, मेरे पास भविष्य बताने की शक्ति नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे पता है कि मेरी खुशबू एक सुंदर फीनिक्स की तरह सुंदर है, इसलिए उसकी मार्शल सोल निश्चित रूप से अद्भुत होगी। भाई दक्ष, आप मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। खुशबू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जल्द ही दक्ष और खुशबू परिवार स्मारक मंदिर पहुंच गए। मंदिर में एक छोटी वेदी थी, जिसे जागृति वेदी कहा जाता था। हालांकि जागृति वेदी को खोलना कठिन था, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। सिंह परिवार आमतौर पर अपने मार्शल सोलों को एक साथ जागृत करने से पहले शिष्यों के एक बड़े समूह के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते थे। खुशबू, वेदी पर जाओ, दक्ष ने कहा। खुशबू ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे वेदी पर चली गई और पैर मुड़कर बैठ गई। दक्ष वेदी के पीछे की ओर चला गया, जहां एक खांचा था। जागृति वेदी की जादुई आंख। आमतौर पर सिंह परिवार के आत्मिक मार्शल क्षेत्र में कई एल्डरों या राक्षसी जानवरों के प्रचुर राक्षसी कोर से आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से इस आंख को सक्रिय किया जाता है। दक्ष के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा या इतने शक्तिशाली राक्षसी कोर नहीं थे, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक पत्थर था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसे खांचे में रख दिया। भन बनाना। जैसे ही पत्थर को अंदर रखा गया, आंख ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अचानक वेदी से बड़ी मात्रा में सफेद प्रकाश फूट पड़ा। सफेद रोशनी एक अजीब रून में बदल गई और खुशबू के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे खुशबू के शरीर के अंदर एक छाया हिल रही हो। समय बीतता गया। दक्ष ने जल्द ही खांचे में आध्यात्मिक पत्थर पर दरारें दिखाई दी, जैसे कि वह टूटने वाला था। इसका अर्थ था कि आध्यात्मिक पत्थर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने वाली थी। दक्ष ने तुरंत कुछ और पत्थर निकाला और उनमें से एक को खांचे में रख दिया। अधिकाधिक रून वेदी के ऊपर तैरने लगे और खुशबू के पूरे शरीर को ढकने लगे। हालांकि उसकी मार्शल सोल अभी भी जागृत नहीं हुई। जल्द ही दूसरे आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त हो गई, इसलिए दक्ष ने तीसरा पत्थर रख दिया। तब चौथा, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां। दक्ष की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसने मार्शल सोल को जागृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग किया था। सोने के सिक्के में 40 आध्यात्मिक पत्थरों का मूल्य लगभग सिंह परिवार की वार्षिक आय के बराबर था। यदि जागृत मार्शल सोल के लिए इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो सिंह परिवार इसे वहन करने में सक्षम नहीं होते। दक्ष ने भौएं सिकोड़ी, दांत पीस लिया और अधिक आध्यात्मिक पत्थर डालता रहा। 50 पत्थर, 80 पत्थर, 100 पत्थर, 105 पत्थर। थोड़ी देर बाद उसके सभी आध्यात्मिक पत्थर खत्म हो गए। हालांकि खुशबू की मार्शल सोल अभी भी जागृत नहीं हुई थी। जब आखिरी आध्यात्मिक पत्थर खत्म हो गया, तो जागृति वेदी ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। यह मंद हो गई और फिर से शांत हो गई। दक्ष का चेहरा काला पड़ गया। मैंने 100 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन खुशबू की मार्शल सोल अभी भी जागृत नहीं हुई। क्या चल रहा है? क्या खुशबू के पास मार्शल सोल नहीं है? कुछ लोग ऐसे थे जो मार्शल सोल के बिना पैदा हुए थे और कभी मार्शल विशेषज्ञ नहीं बन सकते थे। दक्ष बहुत उलझन में था।
उसने जल्द ही इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि खुशबू की मार्शल सोल उसके भीतर दृढ़ता से कंपन कर रही थी। तो फिर यह क्यों नहीं जागृत हुआ? दक्ष समझ नहीं सका। भाई दक्ष, क्यों? मैं अपनी मार्शल सोल को क्यों नहीं जागृत कर पा रहा हूँ? खुशबू ने उसी उलझन भरी आंखों से दक्ष को देखा। मुझे नहीं पता, दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो खुशबू, मैं पिता से पूछूंगा। उन्होंने कई जागृति देखी हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वे स्मारक मंदिर से बाहर निकले और वीरेंद्र के कमरे की ओर चल दिए। जब दक्ष खुशबू की मार्शल सोल को जागृत करने की कोशिश कर रहा था, तब सेंट्रल द्वीप में एक राजसी माउंटेन श्रृंखला में असाधारण महलों की एक श्रृंखला खड़ी थी, जो सनवुड सिटी से हजारों किलोमीटर दूर थी। सोने और तांबे की महीन टाइलों से बने हजारों टावर सैकड़ों पर्वत चोटियों को ढक रहे थे। वे भव्य और रहस्यमय थे, मानो वे स्वर्ग से आए हों। एक भव्य महल में ड्रैगन कुर्सी पर बैठी एक राजसी आकृति अचानक खड़ी हो गई। उस आकृति से जबरदस्त शक्ति और उत्साह का आभास मिलता था और उसकी आंखें हवा में खंजर की तरह चमक रही थीं। नौकर, उसकी पुकार ने सन्नाटे को बम की तरह चीर दिया। होश, 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 मास्टर, मास्टर। तुरंत ही दर्जनों आकृतियां तेजी से उड़कर हॉल में आईं और उन्होंने अभिवादन किया। मेरी बेटी के पदचिह्न पूर्वी महाद्वीप में दिखाई दिए हैं। वह आकृति पूर्व की ओर देख रही थी, उसके पत्थर जैसे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभर रही थी। अंततः उनकी बेटी की खबर मिल गई, जो 10 वर्षों से अधिक समय से खोई हुई थी। कौन पूर्वी महाद्वीप की यात्रा करेगा और मेरी बेटी को वापस लेने जाएगा? राजसी व्यक्ति की आंखें बिजली की तरह चमक उठी और उसके सेवकों पर छा गईं। आपका विनम्र सेवक तैयार है। आपका विनम्र सेवक तैयार है। आपका शिष्य तैयार है। सभी ने एक स्वर में ऊंची आवाज में उत्तर दिए। 13वें एल्डर, त्रिलोचन, तुम दोनों जाओ। तुम्हें मेरी बेटी को वापस मेरे पास लाना होगा। आकृति ने घोषणा की। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक छोटी जेड प्लेट 2 पुरुषों की ओर उड़ी। यह मेरी बेटी के स्थान का पता लगा सकती है। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। एक दुबले पतले बूढ़े और तेज तर्रार युवक ने तुरंत उनका ऑर्डर स्वीकार कर लिए, जेड प्लेट ले लिए और झुककर प्रणाम करके चले गए। सनवुड सिटी में दक्ष और खुशबू अपने पिता वीरेंद्र से मिलने के लिए मुखिया के कमरे में गए। पिताजी, ऐसा क्यों हुआ? खुशबू की मार्शल सोल क्यों नहीं जागृत हो सकी? दक्ष ने अपने पिता को खुशबू के साथ हुई घटना के बारे में बताने के बाद पूछा। पहले मुझे उसकी जांच करने दो। वीरेंद्र ने उसकी बांह को अपनी हथेली में पकड़ा और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर गया। जब वह जांच कर रहा था, तो उसकी भौहें तनने लगीं। दक्ष ने अपने पिता के चेहरे पर भाव देखा और भय से उसका दिल धड़क उठा। पिताजी, खुशबू के साथ क्या हो रहा है? दक्ष खुद को रोक नहीं सका और फिर से पूछा। खुशबू के शरीर में किसी तरह की शक्ति है, जो उसकी मार्शल सोल को जागृत होने से रोक रही है, वीरेंद्र ने अनिश्चितता के साथ बोला। उसकी आंखों में चिंता का भाव दिखाई दिया और उसने निरीक्षण करना बंद कर दिया। शक्ति? दक्ष उलझन में था। मैं समझ गया, यह एक सील है। खुशबू की मार्शल सोल को जागृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे सील कर दिया गया है। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने चौंक कर कहा, क्या सील? दक्ष ने असमंजस में खुशबू की ओर मुड़कर पूछा। खुशबू, तुम्हारे शरीर के अंदर सील कैसे हो सकती है? खुशबू ने भी अपना सिर हिलाया, वह भी खोई हुई सी लग रही थी। वीरेंद्र ने सोचा, सीलिंग एक बहुत ही उन्नत विधि है, जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। मैंने इसे सिर्फ 2-4 बार ही देखा है। खुशबू के अतीत को देखते हुए वह और भी अधिक उलझन में था। वह तो एक पहाड़ी गांव की लड़की थी। एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ने उसके अंदर मोहर क्यों लगा दी थी? पिताजी, क्या सील तोड़ने का कोई तरीका है? दक्ष ने हताश होकर पूछा। वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैंने पहले सिर्फ कुछ बार ही सील का सामना किया है। मुझे उन्हें तोड़ने के बारे में कुछ नहीं पता।
सील तोड़ने की तकनीक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत उन्नत है। दक्ष की भवें तंग गईं। अगर वह खुशबू के शरीर के अंदर की सील नहीं तोड़ पाया, तो वह कभी भी अपनी मार्शल सोल को जागृत नहीं कर पाएगी। वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। दक्ष, सनवुड सिटी में कोई भी इस सील को नहीं तोड़ सकता। ये संभव है कि शहर के बाहर बड़े संप्रदायों के मास्टर ही ऐसा कर सकें, वीरेंद्र ने कहा। भाई दक्ष, चिंता मत करिए। अगर मैं अपनी मार्शल सोल को जागृत नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं, खुशबू ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। खुशबू नहीं चाहती थी कि वो उसके बारे में बहुत अधिक चिंता करें। चिंता मत करो, खुशबू। मैं तुम्हारी सील तोड़ने का तरीका खोजने और तुम्हारी मार्शल सोल को जागृत करने में तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। दक्ष ने उसकी आंखों में निराशा देखकर दृढ़ता से कहा। अपनी प्रतिभा के साथ वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि सनवुड सिटी छोड़ देगा और खुशबू की सील तोड़ने का रास्ता खोज लेगा। क्योंकि उसके पिता इसे तोड़ नहीं सकते, इसलिए दक्ष के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही वह खुशबू के साथ जाने वाला था, वीरेंद्र ने उसे रोका और सलाह दी। दक्ष, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 3 दिन में शुरू हो रही है। चौहान परिवार के यतीम ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह इस प्रतियोगिता में अपने भाई का बदला लेगा। वह तुम्हारे अंगों को तोड़ना चाहता है और तुम्हारी साधना को नष्ट करना चाहता है। अगर तुम उससे टकराते हो, तो बिना लड़े हार मान लेना। यतीम, कौन सी साधना रैंक पर है? दक्ष ने पूछा। मैंने सुना है कि वह पहले ही शीर्ष रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक पहुंच चुका है। वो बहुत शक्तिशाली है, शायद निखिल से भी अधिक शक्तिशाली, वीरेंद्र ने कहा। यतीम ने केवल रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त की। वह इतनी लापरवाही से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दक्ष ने सोचा। दक्ष ने अपनी आंखों में ठंडक के भाव के साथ उपहास किया और कहा, उसे बेहतर पता होना चाहिए और अपने भाई की गलतियों से सीखना चाहिए। इसके बाद दक्ष और खुशबू चले गए। वीरेंद्र पहले तो चौंक गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसका बेटा दिन ब दिन रहस्यमय और भ्रमित करने वाला होता जा रहा था। वापस लौटने के बाद दक्ष और खुशबू अपने आंगन में बैठ गए। खुशबू, नए साल में जब मार्शल आर्ट प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें सनवुड सिटी से बाहर ले जाऊंगा। वहाँ कई मास्टर हैं जो तुम्हारी सील तोड़ना जानते होंगे, दक्ष ने धीरे से दिलासा दिया। मुझे खेद है, भाई दक्ष। मैं आपके लिए बहुत असुविधा का कारण हूँ, खुशबू ने माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मूर्ख लड़की, मेरे साथ इतनी विनम्रता से पेश मत आओ, उसने प्यार से उसका सिर सहलाया। उसके मन में इस कोमल और भोली लड़की के प्रति भावनाएं विकसित हो गया था। भाई दक्ष, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, खुशबू ने दक्ष की ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उसने कहा, आप अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं और बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। मैं आपके लौटने का घर पर इंतजार करूंगी। हो, मूर्ख लड़की, दक्ष का दिल द्रवित हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने उसका विरोध नहीं किया और अपना सिर दक्ष के कंधे पर रख दिया। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के दिलों में जुनून पनप रहा था। उस क्षण खुशबू को केवल खुशी महसूस हुई। जब उसने दक्ष को पकड़ लिया, तो उसे बहुत शांति महसूस हुई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 2 जिंदगियां जी लिया था, उसने पहले कभी इतनी शांति महसूस नहीं किया था जितना इस समय महसूस किया। अपने पिछले जीवन में वह लगातार खून और आग से जूझता रहा था, जिससे वह हर समय तनाव में रहता था। अब खुशबू को पकड़कर उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसके दिल में लगाव की गहरी भावना पैदा हुई। सुबह सुबह का कोहरा अभी तक छंटा नहीं था। दक्ष अपने कमरे में आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठा था। ऊर्जा का एक मजबूत प्रवाह लगातार उसके चारों ओर घूम रहा था। वह रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ दिन पहले ही अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंचा था और पिछले 3 दिन क्षेत्र की अड़चन को तोड़ने की कोशिश में बिताया। काफी देर के बाद
दक्ष ने अपनी आंखें खोली, जिसमें निराशा के भाव झलक रहा था। वह अभी भी नए क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। हाल ही में उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी थी। ब्रीज विंड माउंटेन में बड़ी मात्रा में रक्त और ऊर्जा खाने के बाद उसकी साधना अंतिम रैंक 5 से अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र तक बढ़ गया था। इस गति ने उसकी साधना को अस्थिर बना दिया और कुछ समय के लिए वह अधिक प्रगति करने में असमर्थ हो गया। हालांकि वो अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था, उसकी शक्ति रैंक 8 के बराबर थी। 8 बाघों की अपनी शारीरिक शक्ति के साथ वह रैंक 9 पर मार्शल विशेषज्ञ को भी हरा सकता था। वह आज मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतेगा। वो खुशबू के साथ अपने कमरे से बाहर निकला और परिवार के एल्डरों के साथ सिटी के लॉर्ड के महल में गया, जहां प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। ये महल सनवुड सिटी के उत्तरी भाग में स्थित था। यह एक छोटे से महल की तरह दिखता थी और बहुत ही शानदार थी। इसका गेट लगभग 5 मीटर ऊंचा था, जो शहर के गेट से भी ऊंचा था। महल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उन सभी को सिटी के लॉर्ड ने प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया था। देखो, सिंह परिवार यहाँ आ गए हैं। भीड़ में अचानक शोर मच गया। देखो, ये निखिल है, पहले स्थान का प्रबल दावेदार। उसके पीछे शेखर है, उसकी योग्यताएं निखिल के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हर कोई केवल निखिल और शेखर के बारे में चर्चा कर रहा था, जो सिंह परिवार के 2 सबसे मजबूत शिष्य थे। तभी लोगों का एक और समूह वहां आया। ये चौहान परिवार के लोग थे। हा, वीरेंद्र, इस प्रतियोगिता में तुम्हारा परिवार पूरी तरह से हार जाएगा, यशवर्धन ने उनके पास आते हुए कहा। यशवर्धन, मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं अपनी ताकतों के बारे में होती हैं, गपशप के बारे में नहीं। वीरेंद्र ने यशवर्धन की ओर देखते हुए उपहासपूर्वक कहा। चलो, इंतजार करते हैं और देखते हैं, यशवर्धन ने व्यंग्य किया। यशवर्धन के बगल में बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था, जो कुछ प्रीत जैसा ही दिख रहा था। वो यशवर्धन का सबसे बड़ा बेटा यतिन था। यतिन की नजरें सिंह परिवार के लोगों पर पड़ी और दक्ष पर टिक गईं। पैट पैट पैट, यतिन दक्ष के पास पहुंचा। क्या? दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसकी ओर देखा। तुम छोटे लोग, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरे खिलाफ ना जाना पड़े, वरना तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे, यतीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा और मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यतिन? तुम? वीरेंद्र ने यतिन पर चिल्लाया, जो उसके सामने उसके बेटे को धमका रहा था। लेकिन दक्ष ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसने अपनी आंखें यतिन पर टिका दी। मैं भी तुमसे यही कहूंगा, यतिन ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया और अपनी आंखों में मजबूत लड़ाई की इच्छा के साथ निखिल को देखने लगा। निखिल, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो सिंह परिवार के बीच मुझसे लड़ने के योग्य हो। मुझे निराश मत करना। यतिन घमंडी लग रहा था और उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से गर्व से भरा था। हम्फ, ये तो बहुत ही साहसिक शब्द हैं, यतिन। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि तुमने स्कर्टिंग सूर्य संप्रदाय से क्या सीखा है। वह स्कर्टिंग सूर्य संप्रदाय का शिष्य था, जो स्काई मून देश के 4 संप्रदायों में से एक था। यह आकाश तलवार संप्रदाय जितना ही शक्तिशाली था। मुझे इंतजार रहेगा। यतिन ने मुड़कर सिटी के लॉर्ड के महल की ओर कदम बढ़ाया। चौहान परिवार भी उसके पीछे पीछे चले गए। निखिल, तुम्हें क्या लगता है कि यतिन को हराने की तुम्हारी संभावना क्या है? सिंह परिवार के तीसरे एल्डर ने पूछा। मेरे पास 50-50 का मौका है, निखिल ने कहा। इसके अलावा मैं सिटी के लॉर्ड की बेटी सिया को भी कम नहीं आंक सकता। वे दोनों पहले स्थान के लिए मेरे सबसे बड़े प्रतियोगी हैं। सिंह परिवार के लोगों ने सिर हिलाए। ये 3 ही इस प्रतियोगिता में एकमात्र शिष्य थे, जो अंतिम रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच भयंकर लड़ाई होगी। सिंह परिवार भी हवेली में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल मार्शल अभ्यास मैदान था, जिसमें आसानी से 10,000 लोग बैठ सकते थे। मैदान के बीच में एक बड़ा, चौकोर लड़ाई का मैदान बनाया गया था।
मैदान के चारों ओर दर्शकों के लिए स्टैंड भी थे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर स्थित स्टैंड पहले से ही सिटी लॉर्ड, चौहान और सिंह के महल के सदस्यों से भरे हुए थे। प्रत्येक परिवार के सामने उनके 10 सबसे उत्कृष्ट शिष्य बैठे थे। कम प्रतिष्ठित दर्शकों को उनके साथ बैठने का अधिकार नहीं था, इसलिए वे सभी दर्शक स्टैंड से नीचे खड़े हो गए। देखो, वो सुंदर लड़की सिटी के लॉर्ड की बेटी, सिया है। किसी ने उत्तर दर्शक दीर्घा के सामने खड़ी नीली पोशाक में एक दुबली पतली और नाजुक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। वो बहुत सुंदर है। वो इतनी प्रतिभाशाली भी है कि 17 साल की उम्र में ही रैंक 9 के अंतिम रैंक पर पहुंच गई। हाँ, चैंपियन निस्संदेह वह, यतिन या निखिल होंगे। भीड़ काफी देर तक बातें करती रही। दक्षिणी दर्शक दीर्घा में केवल कुछ ही लोग बैठे थे। बीच में एक खूबसूरत महिला बैठी थी, जिसका शरीर आकर्षक था और चेहरा आकर्षक था। उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो पर्पल गोल्डन पवेलियन की लीडर, नीलिमा थी। दक्ष पूर्वी दर्शक दीर्घा में खड़ा था और उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि पर्पल गोल्डन पवेलियन इतना शक्तिशाली है कि सिटी लॉर्ड का महल भी उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शायद दक्ष की निगाह को भांपकर नीलिमा ने उसकी ओर देखा और करिश्माई ढंग से मुस्कुराई। दक्ष ने जल्दी से उसकी मोहक निगाहों से मुंह फेर लिया। अचानक लंबा और सख्त सिटी के लॉर्ड, कुशाग्र, उत्तरी दर्शक दीर्घा में खड़े हो गए। उन्होंने भीड़ को देखा, मुस्कुराए और जोर से कहा, सनवुड सिटी के लिए सिटी लॉर्ड के महल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। मैं आपका समय बर्बाद करना बंद करता हूँ। अब प्रतियोगिता शुरू करता हूँ। उन्होंने सिंह और चौहान परिवार की ओर सिर हिलाए और वापस बैठ गए। कुशाग्र के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लड़ाई के मैदान में उतरा। वह सिटी के लॉर्ड के महल का प्रबंधक था। इस प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागी हैं। सभी एलिमिनेशन मैचों में भाग लेंगे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी निकालने के लिए अभी आए। मध्यम आयु ने लकड़ियों का एक डिब्बा पकड़ा और बोला, इन 30 लकड़ियों पर 1 से 15 तक की संख्या अंकित है, इसलिए जो भी 2 लोग एक ही संख्या निकालेंगे, वे एक दूसरे से लड़ेंगे। सभी प्रतियोगी शिष्य लकड़ी निकालने के लिए रिंग में उतरे। दक्ष ऊपर गया और एक लकड़ी ले लिया। उसने अंतिम संख्या 15 निकाला। जब सभी ने लकड़ी निकाल लिए, तो मध्यम आयु ने बोला, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। नंबर 1 निकालने वाले 2 प्रतियोगियों को मैदान में रहना चाहिए। बाकी सभी बाहर प्रतीक्षा करें। प्रतियोगियों में से एक चौहान परिवार का शिष्य था। उसका नाम अद्विक था और उसके पास रैंक 7 की ऊर्जा साधना क्षेत्र था। दुर्भाग्यवश उसका प्रतिद्वंदी शेखर था। मैं हार मानता हूँ। अद्विक ने उदास होकर अपना हाथ उठाया। शेखर डिफॉल्ट रूप से जीत गया। ऐसा करने के लिए अद्विक को किसी ने नीची नजर से नहीं देखा, क्योंकि उसकी ऊर्जा साधना क्षेत्र केवल रैंक 7 पर था, जबकि शेखर पहले से ही प्रारंभिक रैंक 9 पर था। शेखर से लड़ने से केवल और अधिक अपमान ही होगा। शेखर जीत गया। अब नंबर 2 प्रतियोगी आगे रिंग में आए। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। इन 2 प्रतियोगियों में से एक सिटी लॉर्ड के महल का शिष्य था और दूसरा चौहान परिवार का शिष्य था। दोनों ही अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थे और वे शुरू से ही एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। स्टील स्मैशिंग पाम, भयंकर बाघ मुट्ठी। थोड़ी देर तक मुकाबला करने के बाद वे अपने अपने तकनीक के साथ एक दूसरे पर हमला करने लगे। टकराना। अंत में थोड़ा कमजोर चौहान परिवार के शिष्य को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके प्रतिद्वंदी ने मौके का फायदा उठाया और उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। विवस्वान जीत गया। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। इसके बाद नंबर 3 प्रतियोगी रिंग में आ गए। प्रतियोगिताएं पूरे जोश के साथ जारी रहीं। हर मुकाबले के बाद हारने वाला निराश महसूस करता, जबकि जीतने वाला खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ। नंबर 7 प्रतियोगियों, रिंग में आओ। जैसे ही यह शब्द मध्यम आयु के एल्डर के मुंह से निकला, 2 आकृतियां और रिंग में आ गए। उनमें से एक सिंह परिवार का मानव था। अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर वह पीला पड़ गया और डर गया। ऐसा इसलिए था
क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी सिया थी, जो सिटी के लॉर्ड की बेटी थी। मैं हार मानता हूँ, मानव ने असहाय होकर कहा। मानव केवल अंतिम रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र पर था, इसलिए सिया से लड़ने का कोई मतलब नहीं था। सिया शांतिपूर्वक और चुपचाप लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गई, मानो उसने उससे हार मानने की उम्मीद की थी। लड़ाइयां जारी रहीं। ये स्पष्ट हो गया कि सिटी के लॉर्ड और चौहान परिवार के महल के निम्न शिष्य सिंह परिवार के शिष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि सिंह परिवार के पास ऊर्जा साधना क्षेत्र के रैंक 9 पर 2 शिष्य थे, लेकिन रैंक 8 पर उनका केवल एक शिष्य था। दूसरी ओर चौहान परिवार और सिटी के लॉर्ड के पास रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक शिष्य था और रैंक 8 में 3 या 4 शिष्य थे। अब नंबर 10 प्रतियोगियों के रिंग में आने की बारी है। 2 अन्य शिष्य भी लड़ाई के मैदान में आ गए। उनमें से एक चौहान परिवार से यतिन था और उसका प्रतिद्वंदी सिंह परिवार से अनुराग था, जो केवल अंतिम रैंक 6 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था। मैं हार मानता हूँ। अनुराग ने तुरंत हार मान लिया, जैसा कि भीड़ ने उम्मीद की थी। यहाँ तक कि सिंह परिवार ने भी सोचा कि यह एक अच्छा निर्णय था। आखिरकार यतिन की साधना अनुराग की तुलना में 3 रैंक अधिक थी। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। लड़ाई के रिंग में, इससे पहले कि अनुराग अपनी बात पूरी कर पाता, यतिन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ अचानक हमला किया और अनुराग की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। अनुराग को दर्दनाक चीख के साथ रिंग से बाहर फेंक दिया गया। उसने मुंह से खून थूका और तुरंत बेहोश हो गया। भीड़ अचानक इतनी शांत हो गई कि पिन गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यतिन अचानक अनुराग पर हमला कर देगा। एक कूड़े के टुकड़े को हार मानने का अधिकार नहीं है, यतिन ने बेहद घमंडी नजर से व्यंग्य किया। सभी सिंह परिवार के लोग यतिन को गुस्से से देख रहे थे। वे घमंडी और अभिमानी यतिन से पूरी तरह क्रोधित थे, जिसने न केवल अनुराग को अपमानित किया, बल्कि उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया। जाहिर है कि वह ऐसा यहाँ परिवार को भड़काने के लिए कर रहा था। ये सार्वजनिक रूप से उनके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। यह क्या है, यशवर्धन? हमारे शिष्य ने पहले ही हार मान ली है, फिर भी तुम्हारे शिष्य ने उस पर इतना हिंसक हमला क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिंह परिवार को रौंद सकते हो? वीरेंद्र खड़े हुए और दहाड़ते हुए बोले। हाँ, वीरेंद्र, लड़ाई में चोट लगना अपरिहार्य है। यदि तुम्हारा शिष्य घायल हो जाता है, तो तुम केवल उसकी कमजोरी को ही दोष दे सकते हो। यशवर्धन ने हल्के से मुस्कुराया और वीरेंद्र के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, इसलिए सिंह परिवार भी पीछे नहीं हटेगा। वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर चलो लड़ते हैं, यशवर्धन ने व्यंग्य किया। ठीक है, मुखिया वीरेंद्र और मुखिया यशवर्धन, कृपया शांत हो जाओ। लड़ाई को लेकर इतना परेशान मत हो जाओ। सिटी के लॉर्ड कुशाग्र अचानक उठ खड़े हुए और शांति स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि वो दोनों परिवारों को आपस में झगड़ते और एक दूसरे पर गुस्सा होते देखकर खुश था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे प्रतिस्पर्धा में गड़बड़ी करें। अब से जानबूझकर चोट पहुंचाना मना है। जो कोई भी इस नियम को तोड़ेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कुशाग्र ने चारों ओर नजर घुमाई और जोर से घोषणा की। जारी रखो। वीरेंद्र ने अपना गुस्सा काबू में किया और चुप रहा। प्रतियोगिता जारी रही। जल्द ही निखिल रिंग में दिखाई दिया। वह नंबर 13 था। उसका प्रतिद्वंदी चौहान परिवार का एक शिष्य था, जिसकी साधना रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था। हालांकि उसने हार नहीं मानी और शुरू से ही निखिल पर जमकर हमला किया, लेकिन उसे आसानी से हरा दिया गया। निखिल भी चौहान परिवार से काफी नाराज था, लेकिन उसने सिटी के लॉर्ड के शब्दों के कारण अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल नहीं किया। जल्द ही दक्ष की बारी आई। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। वह नंबर 15 पर था, जिसका मतलब था कि वह इस दौर में लड़ने के लिए अंतिम समूह में था, और जो अभी तक ऊपर नहीं गया था, वह उसका प्रतियोगी होगा। ये व्यक्ति मोहित था। मुकाबले के रिंग में दक्ष और मोहित एक दूसरे से 10 कदम की दूरी पर खड़े थे।
दक्ष, बस हार मान लो। मोहित ने रिंग में प्रवेश करते ही गर्व से कहा। ओह, मुझे क्यों करना चाहिए? दक्ष ने उत्सुकता से एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मोहित ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। हम इस लड़ाई के बाद पता लगा लेंगे। दक्ष ने शांत स्वर और शांत व्यवहार के साथ कहा। दक्ष की आवाज सुनकर मोहित ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसे आत्मविश्वास महसूस हो रहा था, लेकिन उसने दक्ष की ताकत भी देखा था और उसे कम नहीं आंक सकता था। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह जीतेंगे। सिंह परिवार के दर्शक दीर्घा में पहले एल्डर ने गर्व से वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, मुखिया, आपका बेटा बाहर हो जाएगा। कितना बदकिस्मत है कि उसे अपनी पहली लड़ाई में मोहित का सामना करना पड़ सकता था। पहले एल्डर, आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि आपका बेटा जीतेगा? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ, ये स्पष्ट है, पहले एल्डर ने हंसते हुए कहा। हालांकि दक्ष की ताकत खराब नहीं है और वह रैंक 7 के मार्शल विशेषज्ञ के बराबर है, लेकिन वह बिना किसी संदेह के मोहित से हार जाएगा। क्योंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो आइए इंतजार करें और देखें। वीरेंद्र अब पहले एल्डर से बहस नहीं करना चाहता था और लड़ाई के मैदान को देखता रहा। उसने सोचा, सच्चाई खुद ही बोल देगी। पास ही में एक और जोड़ी आंखें भी मिश्रित भावनाओं के साथ लड़ाई के मैदान को देख रही थीं। वह रिया की थी। उसने दक्ष को छोड़ दिया था और मोहित को चुन लिया था, इस तार्किक नियम का पालन करते हुए कि चतुर पक्षी अपना घोंसला बनाते समय पेड़ों का चयन करते हैं। हालांकि दक्ष, जिसे उसने छोड़ दिया था, ने अंश के साथ लड़ाई में अपनी महान शक्ति से उसे चकित कर दिया था। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। हालांकि दक्ष शक्तिशाली था, लेकिन उसकी प्रतिभा मोहित की तुलना में कुछ भी नहीं थी। आज उनकी लड़ाई इस तथ्य को साबित करेगी। इस समय दोनों प्रतियोगी रिंग में मुकाबला कर रहे थे। हो, मोहित चिल्लाया, जैसे उसकी भुजाएं और शरीर एक अजीब मुद्रा में मुड़ गई हो, जैसे कोई कुंडलित जहरीला सांप ठंडी आभा छोड़ रहा हो। दक्ष को तुरंत ठंड का एहसास हुआ, मानो वह सांप की निगाह से स्तब्ध था। हे भगवान, ये वाइपर के 9 प्रकार हैं। ये रैंक 2 मार्शल आर्ट तकनीक। सिंह परिवार के बीच से किसी ने चिल्लाया, जिसने मोहित की चाल को पहचान लिया था। दक्ष हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं था कि मोहित ने रैंक 2 मार्शल आर्ट तकनीक सीखा होगा। वाइपर के 9 प्रकार सिंह परिवार की एक निम्न रैंक 2 मार्शल आर्ट तकनीक थी। सामान्य शिष्यों को इसे सीखने का अवसर नहीं मिलता। सामान्यतः केवल आत्मिक मार्शल क्षेत्र के लोग ही इस मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। क्या इसीलिए तुम इतने आश्वस्त हो? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। परिवार ने वास्तव में मोहित पर अपना सब कुछ निवेश कर दिया था, यहाँ तक कि उसे रैंक 2 मार्शल आर्ट तकनीक सीखने की अनुमति भी दिए थे। इसके अलावा उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मोहित की साधना भी उसकी ही तरह थी, अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में है। सिंह परिवार ने वास्तव में मोहित को ताकतवर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा था, जिसने सभी निम्नतरों के बीच सर्वोच्च मार्शल सोल को जागृत किया था और पहला जीनियस बन गया था। परिवार ने उसके लिए बहुत सारी साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट तकनीकें, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां उपलब्ध कराई थीं। ये कहा जा सकता है कि सिंह परिवार से वह जो भी मांगता, वह उसे दे दिया जाता। परिवारों में सभी एल्डर लोग उस पर अधिक ध्यान देते थे, क्योंकि उसने रैंक 5 की एक मार्शल सोल को जागृत कर लिया था। इसलिए मोहित बहुत ही कम समय में अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंच गया था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह जल्द ही निखिल से आगे निकल जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी दक्ष मोहित को खतरा नहीं मानता था। स्विश! अचानक मोहित ने दक्ष पर हमला करने की पहल की। वह तुरंत ही तेज गति से एक सांप की तरह हमला कर दिया। उसकी 5 उंगलियां सांप के दांत की तरह थीं, जो हवा को चीरती हुई दक्ष की छाती की ओर बढ़ रही थीं। मोहित की मार्शल सोल एक लॉस स्केल्ड पाइथन थी, इसलिए वाइपर के 9 प्रकार की साधना करने से उसे अपनी शक्ति को गुना करने में मदद मिली। इस हमले का सामना करते हुए
दक्ष ने अपनी मुट्ठी उठाया और उसे एक हल्का मुक्का मारा। धमाका। शक्तिशाली विस्फोट से चारों ओर धूल और धुआं उड़ने लगा। एक बेकार हमले के बाद मोहित ने दक्ष को अंतहीन रूप से घेरा और भयंकर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। आध्यात्मिक ऊर्जा के फटने की ध्वनि लगातार फूट रही थी। हालांकि मोहित ने जो भी हमले किए, दक्ष उन सभी को रोकने के लिए 9-फोल्ड ओशन वेव फिस्ट का उपयोग करने में सक्षम था। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया और इसके बजाय केवल अपने शरीर की शक्ति पर ही निर्भर रहा। मोहित का चेहरा काला पड़ गया। उसने वाइपर के 9 प्रकारों में से 8 प्रकारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन दक्ष को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। दक्ष उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। फेल की तरह निगलना। वह चिल्लाया। उसकी हथेलियां वाइपर के मुंह जैसे पंजों में बदल गईं। एक पंजा दक्ष की ओर बढ़ा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, दक्ष ने धीरे से कहा। अपनी आभा बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। मोहित के साथ लंबे समय तक लड़ाई के बाद उसे वाइपर के 9 प्रकारों की शक्ति की सीमा का पता चला। ये काफी शक्तिशाली था। इस तकनीक के साथ मोहित रैंक 8 पर एक मार्शल विशेषज्ञ के साथ मुकाबला कर सकता था। धमाका। उसकी मुट्ठी मोहित के पंजे पर लगी। ऊर्जा का एक विस्फोट रिंग में फैल गया। फिर मोहित को टूटे हुए पतंग की तरह रिंग से बाहर फेंक दिया गया। दक्ष ने अपनी ताकत पर इतना नियंत्रण कर लिया था कि उसने मोहित को घायल करने के बजाय उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? मोहित का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तुम वास्तव में रैंक 7 के शिखर पर हो। मोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष भी उसी साधना क्षेत्र तक पहुंच गया है। दक्ष ने तीसरे रैंक की साधना तकनीक का अभ्यास किया, जो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की तकनीक से अधिक मजबूत था। अतिरिक्त उसने अपनी साधना आभा को प्रकट नहीं किया, इसलिए किसी को भी उसकी साधना का पता नहीं चला। सिंह परिवार के दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में। उसकी साधना की गति बहुत तेज है। 1 महीने से अधिक समय पहले वह अंतिम रैंक 5 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था। हाँ, अच्छा, वह मेरा बेटा है। वीरेंद्र जोर से हंसे और पहले एल्डर की ओर प्रसन्नता से देखा। पहले एल्डर को शर्म आ रहा था और उनका चेहरा लगातार हिल रहा था। उन्होंने परिवार के अनगिनत संसाधनों से मोहित की साधना करने की पूरी कोशिश किया था, लेकिन मोहित केवल अंतिम रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में था। इस बीच एक बेकार मार्शल सोल के साथ दक्ष की साधना गति मोहित के समान ही था। इसके अलावा समान साधना के साथ मोहित का दक्ष से कोई मुकाबला नहीं था। दर्शक दीर्घा के नीचे रिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी, मानो किसी भी क्षण वह बेहोश हो जाएगी। उसने अपने लाल होठों को कसकर भींच लिया और लड़ाई के मैदान में खड़े उस लंबे कद के व्यक्ति को देखने लगी। अब उसे बहुत पछतावा हुआ। 4 दर्शक दीर्घाओं के बाकी लोग हैरान नहीं थे। वह वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन वह अभी भी 3 परिवारों के शीर्ष मार्शल विशेषज्ञ से बहुत कमतर था। दक्ष जीत गया है, मध्यम आयु के एल्डर ने कहा। फिर उन्होंने कहा, अब दूसरा राउंड शुरू होगा। नंबर 1 नंबर 2 के खिलाफ लड़ेगा और नंबर 3 नंबर 4 के खिलाफ लड़ेगा। नंबर 15 यादृच्छिक रूप से विजेताओं में से एक को प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुन सकता है। यदि वह जीतता है, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जगह लेगा। दूसरा राउंड शुरू हो गया। शेखर नंबर 1 लड़ाई के मैदान में आया। उसका प्रतिद्वंदी सिटी के लॉर्ड के महल का एक शिष्य था। शेखर का प्रतिद्वंद्वी अंतिम रैंक 8 पर था, लेकिन फिर भी उसने उसे 3 चालों में हरा दिया। शेखर वास्तव में शक्तिशाली है। हाँ, निखिल, सिया और यतिन रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में हैं। यदि वे तीनों पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो उनमें से एक को बाहर कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि शेखर निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश करेगा। यदि वे इस राउंड में नहीं लड़ते हैं, तो उनमें से 2 निश्चित रूप से अगले राउंड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दर्शकों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई।
हालांकि प्रतियोगिताओं में सिया, निखिल और यतिन ने अपनी शक्तियों से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए एक ही चाल का उपयोग किया। भावना, जो सिंह परिवार के बीच रैंक 8 पर एकमात्र शिष्य थी, ने उसी साधना वाले एक चौहान परिवार के एक शिष्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दर्जनों चालों के बाद भावना हार गई। 7 प्रतियोगिताएं समाप्त होने के बाद केवल दक्ष ही बचा। नंबर 15, लड़ाई के मैदान में आओ। तुम विजेताओं में से किसी एक को अपना प्रतिद्वंदी चुन सकते हो। अगर तुम जीतते हो तो तुम उसकी जगह ले सकते हो। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। दक्ष लड़ाई के मैदान में आया और अपने प्रतिद्वंदी को चुनने के लिए चारों ओर देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया, मैंने उसे चुना है। सभी को एहसास हो गया कि दक्ष ने शिकार के लिए एक कमजोर व्यक्ति को चुना था। उसने जो प्रतिद्वंदी चुना वह एक सुंदर युवक था जो महंगे कपड़े पहने हुए था। वह सिटी के लॉर्ड का बेटा आकांक्षा था। आकांक्षा भी रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली था कि उसने पिछले 2 राउंड में एक भी शक्तिशाली शिष्य के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा था। इसलिए वह अब तक वहीं रहा। उसकी साधना सभी 7 प्रगतिकर्ताओं में सबसे कम थी। हर कोई दक्ष के चयन को समझ गया, क्योंकि कोई भी प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे कम शक्तिशाली को ही चुनेगा। तुमने मुझे चुना। आकांक्षा का चेहरा काला पड़ गया। उसे नहीं लगता था कि वह दक्ष को हरा सकता है। हाँ, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम हार मानना चाहते हो? क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है? दक्ष ने पूछा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। वह जानबूझकर आकांक्षा को उकसा रहा था, क्योंकि आकांक्षा गुस्से के कारण बिना लड़े ही हार मान सकता था। दक्ष को अभी भी याद है कि आकांक्षा ने ही खुशबू का अपहरण करने और उसे मार डालने का आदेश दिया था। हालांकि वह अभी आकांक्षा को मार नहीं सकता था, लेकिन वह उसे पहले से ही एक अच्छी पिटाई दे सकता था। तुम, आकांक्षा दिखाए गए तिरस्कार से क्रोधित हो गया और चिल्लाया, दक्ष, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। फिर वह लड़ाई के मैदान में चला गया। जैसे ही आकांक्षा के रिंग में कदम रखा, दक्ष ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। आकांक्षा हो, तुम मेरे पूरे प्रयास के हकदार हो। उसने प्रसन्न आंखों से ऊंची आवाज में कहा। यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो, चाहे तुम्हारी सारी कोशिशें ही क्यों ना हो। आकांक्षी ने तीखी आवाज में कहा। क्या ऐसा है? दक्ष हंसा और चिल्लाया, तो मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा। अपना कदम बढ़ाओ। आकांक्षा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और अपने शरीर में सभी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। बड़ी तेजी से उसकी हथेलियां दक्ष की ओर बढ़ गईं। दक्ष ने देखा कि हथेलियां तेजी से आ रही हैं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुम्हें खुशबू का अपहरण करने की कोशिश की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसने अपनी मुट्ठी से आकांक्षा की ओर हमला कर दिया। दक्ष के मुक्के की ताकत उस मुक्के की ताकत से दोगुनी थी, जिसने अभी अभी मोहित को हराया था। भले ही आकांक्षा अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह इस मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। दरार, जैसे कि उम्मीद थी, आकांक्षा टिक नहीं सका। उसका हाथ तुरंत टूट गया और वह पीछे की ओर उड़ गया, चीखने लगा और खून बहने लगा। उसके लाल रक्त ने लड़ाई के मैदान में एक लंबा निशान छोड़ दिया। आकांक्षा रिंग के नीचे बुरी तरह से गिर पड़ा और उसे इतनी बुरी चोट लगी कि वह काफी देर तक उठ नहीं सका। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अविश्वास से दक्ष की ओर देखने लगे। अगले मैच तब समाप्त होंगे जब कोई प्रतियोगी हारने वाला होगा। जो कोई भी जानबूझकर अपने विरोधियों को चोट पहुंचाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कुशाग्र के पहले के शब्द अभी भी उनके दिमाग में घूम रहे थे। अब दक्ष ने आकांक्षा को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये सिटी के लॉर्ड के प्रति घोर अनादर जैसा लग रहा था। लानत है, आकांक्षा, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो। तुम एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। दक्ष ने चौंक कर आगे बढ़कर अपराध बोध से कहा, यह मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कमजोर हो,
तो मैं अपनी ताकत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता। तुम अहम। आकांक्षा गुस्से में था। वह बोलने ही वाला था कि उसे फिर से खून की खांसी होने लगी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दक्ष उसे जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहता था। जब उसने दक्ष को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, तो एक भी हत्यारा जीवित नहीं लौटा था और वह उनकी लाशें भी नहीं ढूंढ सका था। दक्ष को पता चल गया होगा कि इस हमले के पीछे आकांक्षा था और अब वह अपना बदला ले रहा था। हालांकि आकांक्षा ये जोर से नहीं कह सका। अब दक्ष ने न केवल उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। उसने तुरंत अपने हृदय में क्रोध को बढ़ता हुआ महसूस किया, जिससे उसकी चोटें और भी अधिक गंभीर हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुशाग्र अचानक उत्तरी दर्शक दीर्घा से दहाड़ा। उसने गुस्से में अपनी कुर्सी की बांह तोड़ दी। दक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेरहमी से काम करने की? क्या सिटी के लॉर्ड के शब्दों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? कुशाग्र ने पूछा। उसका चेहरा काला पड़ गया। दक्ष ने न केवल उसकी बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि उसके बेटे को भी घायल कर दिया। इससे वो बहुत क्रोधित हो गया। मैंने उसे जानबूझकर घायल नहीं किया, दक्ष ने शांति से समझाया। आपने देखा कि मैं उसे शक्तिशाली मानता था, इसलिए मैं पूरी ताकत से उससे लड़ना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा, इसलिए मैंने गलती से उसे घायल कर दिया। तुम इतनी क्रूरता से काम करते हो और फिर तुम मेरा खंडन करने की हिम्मत करते हो। कुशाग्र गुस्से में था और उसकी आंखों में हत्या की इच्छा चमक रही थी। सिटी लॉर्ड, कृपया शांत रहें, वीरेंद्र ने माफी मांगते हुए कहा। मेरे बेटे ने गलती से तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाया है। यहाँ हर कोई इसे देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम दया दिखाओगे। ये कहना तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारा बेटा घायल नहीं हुआ, कुशाग्र ने ठंडी आवाज में कहा। सिटी लॉर्ड, तुम्हारे बेटे की चोटें इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के अंत में मैं अपने बेटे की ओर से तुम्हारे बेटे से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। वीरेंद्र के शब्दों ने कुशाग्र की प्रतिष्ठा बचाई और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। कुशाग्र आगे बहस नहीं कर सका, इसलिए उसने ठंडे स्वर में उपहास किया और किसी को आकांक्षा को रिंग से बाहर ले जाने का आदेश दिया। अब मैचों का तीसरा राउंड शुरू होगा। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। 7 प्रतियोगी बचे हैं। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष 3 का निर्धारण करने के लिए 4 और बाहर हो जाएंगे। अब तुम 7 लोग फिर से लकड़ी निकालो। नंबर 1 नंबर 2 के साथ लड़ेगा, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ, और नंबर 7 किसी भी प्रतियोगी को लड़ने के लिए चुन सकता है। मध्यम आयु के एल्डर ने कुछ बांस की लकड़ी निकाले। दक्ष और उनके प्रतिद्वंदी ने एक एक करके लकड़ी निकाले। दक्ष को नंबर 6 मिला। इसके बाद मध्यम आयु के एल्डर ने चिल्लाते हुए कहा, तीसरा राउंड अब शुरू होता है। नंबर 1 और नंबर 2 रिंग में आओ। नंबर 1 सिया थी। उसकी प्रतिद्वंदी एक शिष्य था। मैं हार मानता हूँ, शिष्य ने उदास होकर आह भरा। उसे उम्मीद था कि वह दक्ष के खिलाफ लड़कर शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकेगा। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुआ। अगर उसका सामना किसी और से होता, तो वह निश्चित रूप से उनसे लड़ता, भले ही उसके पास कोई मौका ना होता। हालांकि चूंकि सिया और वह दोनों ही शहर के गवर्नर के महल के शिष्य थे, इसलिए वे पहले भी प्रतियोगिता के बाहर लड़ चुके थे। फिर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। नंबर 3 और नंबर 4 रिंग में आओ। नंबर 3 यतिन था और नंबर 4 सिंह परिवार से शेखर था। शेखर, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, यतिन ने दिखावटी अंदाज में कहा और शेखर की ओर देखा। सचमुच, तुम सिर्फ बात करके लड़ाई नहीं जीत सकते, शेखर ने जवाब दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना बेहतर हूँ, यतिन ने व्यंग्य किया। तुम मेरी दहाड़ की लॉ कृपाण के योग्य हो, जिसे मैंने स्कर्टिंग सूर्य संप्रदाय में सीखा था। शेखर ने भौएं सिकोड़ी। उसने यतिन की ओर देखा और कहा, तो फिर आगे बढ़ो। यतिन ने अपनी दाहिनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे तुरंत ही जलने वाली ऊर्जा निकलने लगी।
उसका हाथ गर्म हो गया और हल्की लपटों से जलने लगा। तुम्हें मारने के लिए एक हाथ का तलवार ही काफी है। यतिन गर्व से मुस्कुराया और आकाश में उड़ गया। यतिन ने हवा में कई बार तलवार घुमाया। अनगिनत तलवार की परछाइयां शेखर की ओर उड़ी। पफ! जलती हुई तलवार ऊर्जा ने हवा को छेद दिया, जिससे अंतरिक्ष में विकृति उत्पन्न हो गई। यतिन की चाल इतनी शक्तिशाली थी कि यह अंतिम रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ को भी तुरंत हरा सकती थी। तुम बहुत अज्ञानी हो। यतिन के इस अपमानजनक रवैये से शेखर क्रोधित हो गया। उसने अपनी विस्फोटक मुट्ठी से जोरदार मुक्का मारा, जिसे सारी ऊर्जा के सभी टुकड़े टूट गए। रिंग में लगातार धमाके की आवाज आ रही थी। हर जगह ऊर्जा बह रही थी। आसमान में गरजती हुई ज्वाला। यतिन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए शेखर के पास जाकर उस पर हमला किया। उसके हाथ के तलवार ने उसे छुआ भी नहीं था कि शेखर को तेज दर्द महसूस हुआ। वो बहुत शक्तिशाली है। यतिन की शक्ति ने शेखर पर बहुत दबाव डाला। थंडर फिस्ट! यतिन के हमले का सामना करने के लिए शेखर अपनी लड़ाकू शक्ति का 120% उपयोग कर रहा था। टकराना! जैसे ही शेखर की मुट्ठी चाकू से टकराई, वह कई कदम पीछे हट गया। यतिन चिल्लाया और वह उछल पड़ा और तलवार से लगातार 3 बार वार किया। गर्जन ज्वाला ट्रिपल कट! तलवार की चमक की 3 चमक हवा में फैल गईं और शेखर के सिर को घेर लिया। शेखर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में भय का एक गहरा एहसास फैल गया है। अनंत वज्र शक्ति! शेखर ने अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह हिल रही थीं और गरजने जैसी आवाजें निकल रही थीं।